नमस्कार। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं सहरसा के एमएलटी कॉलेज के इतिहास विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज की इस ई लर्निंग कक्षा में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों से संबंध में चर्चा करेंगे। पिछली कक्षाओं में भी हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर चर्चा की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग उस चर्चा को पूरा करेंगे। यह प्रश्न इतिहास प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि बीएन मंडल विश्वविद्यालय के बीए के पाठ्यक्रम में यह शामिल है। सेकेंड पार्ट में इसे पढ़ाया जाता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं के हिसाब से भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे नियमित तौर पर सवाल पूछे जाते हैं। हम लोग अपनी पिछली कक्षाओं में चर्चा किया था कि अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्यवादी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने सैनिक तंत्र को मजबूत बनाना चाहता था और राज्य के आय को बढ़ाकर एक मजबूत रक्षा तंत्र विकसित करना चाहता था, ताकि वह सुदूर दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का प्रसार कर सके। राज्य में आंतरिक असंतोष जो था, जिससे विद्रोह होता था और राजकीय सत्ता को, केंद्रीय सत्ता को चुनौती मिलती थी, इस पर भी उसने विचार किया और जो प्रशासनिक सुधार किए ताकि अमीर वर्ग पर अपना प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। राजकोष बढ़ाने के लिए उसने राजस्व व्यवस्था, लगान संबंधी व्यवस्था में भी सुधार किया। इसके अलावा उसने बाजार संबंधी सुधार भी किया। बाजार नियंत्रण व्यवस्था मतलब कि बाजार को राजकीय नियंत्रण में लाने का प्रयास। हालांकि बाजार नियंत्रण व्यवस्था के उद्देश्य के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह प्रजा के कल्याण के उद्देश्य से इस तरह के सुधार किए गए ताकि प्रजा को अधिकतम लाभ हो सके। लेकिन अधिकांश इतिहासकार इस मत पर सहमत हैं कि यह उद्देश्य भी, बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो अपनाई गई, इसका उद्देश्य भी सैनिक वर्ग को उसके प्राप्त वेतन में अधिकतम सुविधा उपलब्ध कराने का एक प्रयास किया जाए, क्योंकि यह व्यवस्था जो है वो केंद्रीय सत्ता, केंद्र जो है दिल्ली और उसके आसपास की मंडियों तक ही लागू किया गया था। बाजार को कड़े प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था और वस्तुओं की मात्रा, बाजार में बिकने वाले वस्तुओं की गुणवत्ता, बाजार में बिकने वाले वस्तुओं की संख्या, मापतौल की मानक इकाई, बाजार में बिकने वाले वस्तुओं के मूल्य, इन सभी चीज़ों पर राज्य का कड़ा नियंत्रण था और अधिकतम मामलों में राज्य ही वस्तु का विक्रय मूल्य तय करता था। व्यापारियों को होने वाली हानि, अगर व्यापारियों को लागत अधिक पड़ रही है और राज्य द्वारा तय किया गया मूल्य कम है, तो उन्हें जो हानि मिलती है उसे सब्सिडी के रूप में राज्य के द्वारा पूरा किया जाता था। यह बाजार नियंत्रण व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। यह विशेष व्यक्तिगत उपलब्धि है, क्योंकि अन्य किसी भी शासकों ने बाजार को राजकीय नियंत्रण में लाने का प्रयास नहीं किया या इस तरह के मंडी की स्थापना नहीं की जो राज्य के द्वारा तय किए गए नियंत्रणों और कीमतों के आधार पर संचालित होता है और व्यापारियों को राज्य बाध्य करता है कि वो राज्य द्वारा तय किए गए मूल्यों के आधार पर ही अपने सामान को बेचें। तो यह अलाउद्दीन खिलजी की व्यक्तिगत तौर पर विशेष उपलब्धि है कि उसने इस तरह के प्रयोग को आजमाया और इसे सरजमीन पर उतारा। हालांकि बाज़ार जो है वो स्वतंत्र रूप से डेवलप होता है और बाज़ार केवल प्रशासनिक निर्देशों के आधार पर नहीं चल सकता, बल्कि बाज़ार को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं
जो उत्पादन से लेकर उपभोग तक जुड़े हुए होते हैं। व्यक्तियों की मतलब उपभोक्ताओं की पसंद नापसंद और विभिन्न प्रकार के कारणों से प्रभावित होते हैं। इसलिए बाज़ार पर प्रभावी रूप से नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता है। केवल बाज़ार को संचालित करने के लिए विशेष दिशा निर्देश नियम कानून बनाए जा सकते हैं, लेकिन पूरे बाज़ार को अपने अंतर्गत संचालित नहीं किया जा सकता है। अलाउद्दीन खिलजी एक शक्तिशाली शासक था और व्यक्तिगत गुणों के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर वह इस तरह के प्रयोग को लागू कर सका। परवर्ती सुल्तान इस तरह की व्यवस्था को बनाए रखने में असफल रहे, क्योंकि न तो राजाओं के पास, परवर्ती सुल्तानों के पास इतनी ताकत थी और न ही व्यापारियों की इसमें रजामंदी थी। इसीलिए यह व्यवस्था समाप्त हो गई। सबसे पहले राजा ने इस तरह के सुधार को, मतलब बाजार नियंत्रण व्यवस्था को सीधे लागू नहीं किया, बल्कि इसके लिए दीवाने रियासत की स्थापना की, एक अलग विभाग की स्थापना की जो इस बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू कर सके, उससे संबंधित देखरेख कर सके। बड़ी मात्राओं में गुप्तचरों की नियुक्ति की गई, शहनाए मंडी की नियुक्ति की गई और ये गुप्तचर बाजार में किसी भी नियम के उल्लंघन होने की जानकारी प्रशासन को, प्रशासनिक अधिकारियों को देते थे। शहनाए मंडी सरकार पर बाजार पे नज़र रखता था और एक प्रशासनिक वर्ग, सुल्तान के अलावा एक प्रशासनिक वर्ग विकसित किया गया, स्थापित किया गया, जो इन सुधार को सफल बनाने का पूरा प्रयास करे। अलाउद्दीन खिलजी केवल दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए सेना का गठन नहीं किया था, बल्कि दिल्ली सल्तनत पर मंगोल का भी आक्रमण हो रहा था और मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए भी एक विशाल सेना रखना अनिवार्य था। इसलिए राज्य को मजबूरी में भी सैनिक के ऊपर अधिक खर्च करना पड़ता था। राजस्व का बड़ा हिस्सा इस सैनिक खर्च के ऊपर ही, सैनिक व्यय के ऊपर ही, रक्षा संसाधन के ऊपर ही खर्च होता था। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी सैनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से भी यह बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया, ताकि सैनिक को जितना वेतन दिया जा सकता है उतने वेतन में उसे अपने ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल सके, वो बाज़ार से खरीद सके। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि सैनिक इलाकों में सरकार जो है वो कैंटों को स्थापित करती है, मिलिट्री कैंट को स्थापित करती है। इन मिलिट्री कैंटों में जो वस्तुएं मिलती है वो बाज़ार में मिलने वाली वस्तुओं से सस्ती होती है। कैसे, अगर कोई सामान अगर हमें 1000 रुपये में बाज़ार में मिल रहा है, तो इन कैंटों में वो उससे कम राशि पर 800 हो, 900 हो, 600 हो, 500 हो, मतलब 1000 रुपये से कम राशि पर उपलब्ध होगा। बाकी जो है उसमें सरकार जो है वो छूट देती है और कंपनी से सीधी खरीद करती है, कर में, विक्रय कर में छूट देती है। और इन कैंटों में खरीदारी का अधिकार केवल सैनिकों को है, मिलिट्री से जुड़े हुए लोगों को मिलता है। सैनिक बोलो, अर्धसैनिक बोलो या पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस रक्षा विभाग से जुड़े हुए सैनिकों को दिया जाता है। उसके लिए उसे विशेष पास दिए जाते हैं, जिन पास के आधार पर वो इन मिलिट्री कैंटों से अपने ज़रूरत की, आवश्यकता की चीज़ों को खरीद सकता है। तो इसी तरह बाज़ार में जो वस्तुएं थी वो सैनिकों को दी जाने वाले वेतन में उसके आवश्यकता की सारी वस्तुएं खरीदी जा सके, इस उद्देश्य से भी वस्तुओं का मूल्य का निर्धारण कर दिया गया था। बाज़ार को अलग अलग भागों में बांटा गया था, 4 भागों में बाज़ार को बांटा गया था और मवेशियों के लिए या घोड़ों के लिए, कपड़ों के लिए, अनाजों के लिए, इस तरह बाज़ार का अलग अलग भाग में वर्गीकरण किया गया था। और बाज़ार में कितनी
मात्रा में वस्तुएं बिकेंगी, बाज़ार में किस मूल्य पर इन वस्तुओं का विक्रय किया जाएगा, इन सारी बातों को राज्य ही तय करता था। माप तौल के संसाधन जो थे, बटखरे थे, लीटर थे, मीटर थे, इन सभी का मानकीकरण का काम राज्य करता था और इसमें बेईमानी करने वाले व्यक्तियों को कठोर सज़ा दी जाती थी। कहा जाता है जैसे कि कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से उतना मांस काट लिया जाता था जितना उसने कम दिया हो। तो इस तरह की क्रूर सज़ाएं जो है वो बाज़ार में व्यापारियों को बेईमानी करने से रोकती थी। इन बाज़ार में एक सशक्त गुप्तचर व्यवस्था स्थापित कर दी गई थी जो मंडी में घटने वाले किसी भी राज्य विरोधी कार्यों को या प्रशासन विरोधी कार्यों को रोकते थे और इसकी सूचना राज्य को देते थे ताकि समय रहते राज्य उस पर कार्रवाई करके व्यवस्था को टूटने से बचाता था। इन बाज़ार में वस्तुओं की आपूर्ति भी राज्य ही देखता था कि ससमय आपूर्ति हो, बाज़ार में वस्तुओं की कमी नहीं हो और बाज़ार में लोगों की पहुंच बनी रहे। बाज़ार की व्यवस्था के लिए अलग से एक विभाग बना दिया गया था जो बाज़ार के नियमित कामकाजों को देखता था। अकाल वगैरह का सामना करने के लिए निर्धारित दरों पर शाही गोदाम में खाद्यान्न संग्रह सुनिश्चित करवाया गया था और इन प्रयासों से मूल्यों में नियंत्रण की व्यवस्था एवं स्थिरता के कारण बाज़ार व्यवस्था में व्यापार वाणिज्य में व्यापक सुधार भी हुआ और स्थिरता आई। व्यापार वाणिज्य में एक स्थिरता आई। इसके बलबूते, इस बाज़ार व्यवस्था के बलबूते अलाउद्दीन एक मजबूत सैनिक तंत्र का भी निर्माण कर सका। इसके बाद इसका अगला सुधार सैनिक सुधार था। यह सैनिक सुधार सैन्य व्यवस्था में जो गिरावट आई थी उसे सुधारने के लिए था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था दाग और चेहरा पद्धति को आरंभ करना। दाग और चेहरा पद्धति के तात्पर्य यह था कि सामंतों के अधीन, कुलीनों के अधीन जो सेना होती थी वह सेना जो है वो निर्धारित मात्रा में, राज्य द्वारा जो निर्धारित मात्रा दी गई थी कि आप इतनी मात्रा में सेना को रखेंगे, उसके रख रखाव के लिए राज्य उस सामंत को या उस अमीर को राशि देता था। तो इसमें अक्सर बेईमानी की जाती थी। राज्य द्वारा तय की गई सैनिकों की संख्या, घोड़ों की संख्या, हथियारों की संख्या से कम संख्या में जमींदार या सामंत कम संख्या में सैनिकों को भर्ती करते थे और उसके द्वारा राज्य के द्वारा की गई राशि को अक्सर बेईमानी कर लेते थे। राज्य द्वारा जब निरीक्षण होता था तो उस निरीक्षण काल में भाड़े के सैनिक को भर्ती करके अपनी संख्या को पूरा करके दिखा दिया जाता था और निरीक्षण के बाद फिर उन किराए के सैनिकों को हटा दिया जाता था। तो इस तरह की बेईमानी को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और चेहरा पद्धति का आरंभ किया। दाग से तात्पर्य है कि घोड़े के ऊपर राजकीय निशान दिया जाता था। घोड़े को राजकीय निशान के साथ दागा जाता था ताकि घोड़े की पहचान सुनिश्चित की जा सके और जिस जमींदार या अमीर के पास जितनी मात्रा में घोड़े की जितनी मात्रा या मवेशियों की जितनी मात्रा निर्धारित की गई है उतनी रह सके, निरीक्षण के दौरान वो उसे लेकर आ सके। अब राजकीय चिन्ह से दागे गए घोड़े या अन्य मवेशी जो थे वो निरीक्षण के समय उपस्थित किए जाते थे और किराए के दूसरे मवेशियों को उसमें शामिल करने की गुंजाइश समाप्त हो गई थी। इसी प्रकार सैनिकों की पंजी बनाई गई थी। सैनिकों के चेहरे को पहचान कर उसके पहचान चिन्हों को अंकित करने के लिए एक रजिस्टर तैयार किया गया था ताकि निरीक्षण के दौरान ये किराए पर या अस्थायी तौर पर लोगों की भर्ती तो नहीं कर ली गई है। इस
बेईमानी से बचने के लिए अस्थायी तौर पर पहचान रजिस्टर तैयार किया गया था, जिसके आधार पर सैनिकों की जांच की जाती थी। और इस सुधारों ने सैनिक व्यवस्था में खासकर सामंतों के अधीन जो सामंतों के अधीन जो सैन्य संगठन था, इसमें काफ़ी सुधार आया। और अस्थाई सेना जो किराए पर ये लोग भर्ती कर लेते थे निरीक्षण के दौरान, वो अब असंभव हो गया। अस्थाई रूप से एक शक्तिशाली सेना बन सकी और इसी सेना के बलबूते अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्यवादी लक्ष्य को पूरा करने में सफलता प्राप्त की। इस तरह की नीतियों को बाद के सुल्तानों ने भी अपनाया। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के कुछ सुधारों से प्रेरित होकर शेरशाह ने भी इस तरह के सुधार को अपनाया। शेरशाह से प्रभावित होकर अकबर ने भी इस तरह के सुधारों को अपनाया। तो यह माना जा सकता है कि आगे आने वाले सुल्तानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत या एक उदाहरण के रूप में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को प्रस्तुत किया। और इस दृष्टिकोण से अलाउद्दीन खिलजी जो है वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण शासक साबित हुआ, सल्तनत काल का एक महत्वपूर्ण शासक साबित हुआ। वह कहता भी था, अलाउद्दीन खिलजी का कहना था कि शासक बनने का अधिकार उसे ही है जो सत्ता पर अपने अधिकार को बाहुबल के द्वारा रख सके। वह यह भी मानता था कि राज्य के लिए आवश्यक है कि उसका लगातार विस्तार हो सके, साम्राज्यवादी विस्तार हो सके, और इस प्रतिस्पर्धा में जो आगे बढ़ेगा वही अपना अस्तित्व बचाए रख सकता है। अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए हर राज्य को अपना विस्तार करना चाहिए और अपने संसाधनों में वृद्धि करनी चाहिए। जो राज्य ऐसा नहीं करता है वह कमज़ोर और पराजित होता है। तो इस तरह के सिद्धांत अलाउद्दीन खिलजी को अपने सुधारों को लागू करने के लिए प्रेरणा का काम करते रहें और उसकी साम्राज्यवादी विस्तार, सल्तनत के विस्तार के लिए उसे प्रेरित करते रहें। आज के कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग फिर नए मुद्दों के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।